हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी जो डेप्रिसिएशन के फैक्टर्स होते हैं ना दोस्तों, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, डेप्रिसिएशन के हम लोग 3 फैक्टर्स यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये 3 बातें ध्यान में रखनी होती है। कौन कौन सी चीजें हमें कंसिडर करनी होती है। तो पहला यहाँ पर देखिएगा आ जाएगा आपका दोस्तों कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है, यानी जो भी आपका असेट है ना, उसका कॉस्ट क्या है। तो देखो, ये जो कॉस्ट है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बस कॉस्ट बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका परचेज प्राइस, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। यानी जैसे मान लीजिए मैंने ये बोर्ड खरीदा, ठीक है, तो ये बोर्ड मतलब जब मैंने खरीदा तो इसका परचेज प्राइस कुछ होगा, बराबर। और फिर इसको अब क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से मेरे घर पे आ रहा है, तो वो ऐसे उड़ के तो आएगा नहीं, इसके लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा तो मुझे उसका भी पैसा देना पड़ेगा। तो देखो, एक तो परचेज प्राइस, दूसरा उसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इसके अलावा बोर्ड मेरे घर पे आ गया, अब इसको इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा। यानी इसको जब हम सेट करेंगे तभी तो चला पाएंगे ना। तो जो सेट करने वाला आया था ना, उसको भी मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो जब मैं ये सारे अमाउंट्स को प्लस करूंगी दोस्तों, तो फिर ये मेरा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ असेट्स। समझ में आया। यानी कॉस्ट ऑफ असेट्स में हमें सारी चीजों को ऐड करना होता है। जैसे आपने कोई असेट खरीदा, बराबर, तो उसको खरीदने से लेकर के पूरा सेट होने तक, यानी जब तक वो यूज के लायक बन नहीं जाता, तब तक आप जितना भी खर्चा करते हो, सारे के सारे किस में आते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट्स में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगी, बिल्कुल भी चिंता मत करना। आ जाओ, हम एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। देखो दोस्तों, जानते हो मैंने ना यहाँ पे ना एक कंप्यूटर खरीदा था, बराबर। अब सुन लो, तो जब मैंने ये कंप्यूटर खरीदा था तो वो मुझे कितने में पड़ा, यानी कि जो इसका परचेज प्राइस है ना, परचेज प्राइस, ठीक है दोस्तों, ये कितना था, ये था 30,000 रुपए, बराबर। अब ये कंप्यूटर तो मैंने खरीद लिया, फिर अब कंप्यूटर तो ऐसे उड़ करके आएगा नहीं, उसको लाने वाले भी कोई ना कोई चाहिए। तो वो जानते हो, वो पूरा ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेरे घर पे आया। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा मेरा कितना लगा, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस मुझे देने पड़े कितने, तो इस कंप्यूटर के लिए मुझे 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट का चार्ज देना पड़ा। ठीक है, फिर जब कंप्यूटर मेरे घर पे आ गया, अब मुझे वो सेटिंग करने तो आ नहीं रही थी, तो मैंने बुलाया सेटिंग करने वाले को भी, मतलब जिसने क्या किया, कंप्यूटर को अच्छे से इंस्टॉल किया, पूरा उसको काम लायक बनाया, यानी मैं उसका यूज कर सकती हूँ। तो जब वो आया और उसने क्या किया बच्चे, कंप्यूटर को इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस मुझे उसको देना पड़ा, है ना। अगर वो आ रहा है तो भाई फ्री में तो मेरा काम करके जाएगा नहीं, मुझे उसको पैसा भी देना पड़ेगा। तो मैंने ना उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, कितना दिया, तो 500 रुपये मैंने उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया। ठीक है, तो जब मैं ये सारे अमाउंट्स को जोड़ूंगी ना, तब जाके मुझे मिलेगा दोस्तों कॉस्ट ऑफ असेट। समझ में आ रहा है। तो देखो, इसको जोड़ते हैं, 30,000 31,000 मतलब 31,500, ये हो जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ असेट्स। यानी ये जो कंप्यूटर है इसका ये ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा, हम कोई भी असेट्स खरीदते हैं ना, तो उसका कॉस्ट ऑफ असेट्स क्या होता है। तो देखो, खरीदने से लेकर के उसको यूज लायक बनाने तक में हमने जितना भी खर्चा किया है, सारे के सारे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, एंड देन फाइनली आपको मिलेगा बच्चे कॉस्ट ऑफ असेट्स। ठीक है, चिंता मत करो, अभी देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताने वाली हूँ, डोंट वरी। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू। ओके, तो ये सब कुछ आपको समझाती हूँ एक्सप्लेनेशन की मदद से, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो पहला तो खैर मैंने आपको समझा ही दिया है, लेकिन एक बार फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ असेट्स इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी जब भी हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं ना दोस्तों, तो समझिएगा मेन फैक्टर यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट्स। ठीक है, इसकी मदद से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो आपका कॉस्ट ऑफ असेट्स है ना, वो क्या होता है। तो देखिएगा, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन और इंप्रूवमेंट देयर ऑफ। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब सीधा सा ये है, यहाँ से आप समझ लो शॉर्ट में, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स हमें कैसे मिलता है दोस्तों, तो वो ऐसे मिलता है, परचेजिंग प्राइस ऑफ असेट्स, यानी जो हमने असेट्स को खरीदा उसका परचेजिंग प्राइस। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन का जो खर्चा लगा, मतलब उसको इंस्टॉल करने के लिए। अब मेरे घर पे ये बोर्ड आया, तो भाई बोर्ड आया है तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करवाने का भी खर्चा देना पड़ेगा। मुझे ये बोर्ड सेट करने नहीं आ रहा था और मेरे से ये उठेगा भी नहीं। ठीक है, कोई दूसरे लोग आए और उन्होंने आकर के इसको पूरा सेट किया, यानी
मुझे उनको चार्ज देना पड़ेगा, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर दोगे। बराबर, समझ में आ रहा है। या फिर मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा दिया, या फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस। देखो ट्रांजिट इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई असेट्स खरीदा है ना, तो आप जब उसको क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि बीच में रास्ते में उसको कुछ हो जाए, यानी टूट फूट जाए। बराबर, तो इसी चीज से उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाते हैं। कोई जरूरी नहीं, अगर आपको करवाना है तो करवाइए, नहीं करवाना है तो मत करवाइए। बस ये क्या करता है, ये जो ट्रांजिट इंश्योरेंस है ना, वो हमारे रिस्क को कम कर देता है। यानी कि जैसे आने ले जाने में, मतलब दुकान से आपके घर तक ले जाने में हम तो कोशिश यही करेंगे कि उसको कुछ हो ना, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने ये ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो फिर आपको उसका जो पैसा है वो मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। जैसे हम लोग अलग अलग इंश्योरेंस करवाते हैं ना, अपने लाइफ का इंश्योरेंस, फिर और भी जो हेल्थ इंश्योरेंस, राइट, वैसे ही आप ट्रांजिट इंश्योरेंस भी करवा सकते हो चाहो तो, वरना फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कस्टम ड्यूटी आ जाएगा। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी यानी जो आप टैक्स भरे रहते हो, ठीक है, तो वो हो गया। फिर उसके बाद अनलोडिंग का चार्जेस, यानी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस। ब्रोकरेज अगर आपने पे किया है, ब्रोकरेज यानी क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जैसे प्रॉपर्टी का जब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बीच में एक पर्सन होता है ना एजेंट के तौर पे, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, दलाल कहते हैं, जो अपनी दलाली लेता है। ठीक है, तो उसी को समझ लेना, एक प्रकार से क्या है, ब्रोकरेज। यानी ये जो सारी चीजें होती है ना, आपने अगर ब्रोकरेज पे किया रहेगा या फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाया रहेगा, उसका पैसा सब कुछ जब आप ऐड करोगे तब जाके आपको मिलेगा बच्चे कॉस्ट ऑफ असेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स। ठीक है, समझ में आया है ना। तो बस यही बात थी। और यहाँ पे देखो और भी कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको एक एक पॉइंट बता देती हूँ। वेजेस फॉर फिक्सेशन, यानी उसको फिक्स करने के लिए, जैसे इसको फिक्स करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कितना खर्चा लगा, राइट। फिर अमाउंट स्पेंड फॉर रिपेयर्स, मतलब आपने कोई सेकेंड हैंड चीज खरीदी है तो अब उसको रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, आपको बुलाना पड़ेगा किसी को, वो रिपेयर करेगा तो उसका पैसा देना होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। समझ में आया। तो बस इतनी सी बात है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल से भाषा में समझो ना यार, जो मैंने आपको पहले बताया था कि असेट्स खरीदने से लेकर के यूज करने तक के बीच में हम जितना भी खर्चा कर रहे हैं, लाने ले जाने का हो या फिर कोई भी खर्चा हो, राइट, वो सब कुछ जब हम प्लस करेंगे देन आपको मिलेगा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों हमारे दूसरे फैक्टर की, विच इज एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स। तो अब ये क्या है, पहले आप सिंपल सी भाषा में समझो, फिर उसके बाद ये बुक की भाषा में बता दूंगी। देखो, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी असेट्स खरीद रहे हो ना, तो उसका इकोनॉमिक लाइफ होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर कंडीशन में कब तक रहेगा, एक ना उसका ये पीरियड फिक्स होता है। जैसे हम दवाई खरीदते हैं तो दवाई के ऊपर लिखा रहता है ना एक्सपायरी डेट, तो समझो असेट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे मैंने ये बोर्ड लिया था, ठीक है, तो अब इसका इकोनॉमिक लाइफ है, उन्होंने बोला हुआ है कि ये इतने साल तक अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, ये कुछ आर के ऊपर, मतलब घंटे के ऊपर ये फिक्स होता है कि इतना घंटा ये चलेगा, और उसके बाद से फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वैसे आप कोई भी असेट्स खरीद रहे हो ना, तो उसका इकोनॉमिक लाइफ होता है, बराबर। तो जो इकोनॉमिक लाइफ है दोस्तों, यानी ये कब तक अच्छे से वर्क कर पाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स। ठीक है, और इसे भी हमें कंसिडर करना होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं डिप्रिसिएशन तब। ठीक है, तो देखिएगा द यूजफुल, हाँ देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है इतने अच्छे से भाषा में, देखो द यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट्स इज जनरली टेकन टू बी इन टर्म्स ऑफ ईयर्स और वर्किंग लाइफ ऑफ द असेट्स, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, मतलब जो आपका असेट्स है ना दोस्तों, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, दैट इज योर एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। अदर वर्ड्स में आप समझ सकते हो कि द बिजनेस शुड यूज द असेट्स टिल द बिजनेस गेट यूजफुल सर्विसेज। यानी देखो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि ये असेट्स का हम कब तक यूज कर सकते हैं, जब तक ये बिजनेस को अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, फ्रॉम द असेट्स एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट यूज, यानी कि हम इसके यूज से प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे, राइट। मतलब इसकी इकोनॉमिक लाइफ क्या होगी, ये जब तक अच्छे से वर्क कर रहा है, हम इसकी मदद से प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, तो वही इसकी इकोनॉमिक लाइफ होगी। सिंपल, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे दोस्तों, एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू। अब ये क्या है आप बताती हूँ। देखो आप कोई भी असेट्स खरीदते हो तो मुझे एक बात बताओ, होता क्या है, जैसे मैंने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर में अच्छे से मैंने उसका बहुत अच्छे से यूज किया, उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई। अब वो क्या होगा, अब वो बिकेगा, है ना, बेचेंगे तो सही उसको।
तो जब वो बिकता है एकदम लास्ट में, इकोनॉमिक लाइफ जब उसका खत्म हो जाता है, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ यानी जितने साल तक उसको चलना था वो चल गया, उसके बाद जब मैं उसको बेचूंगी ना तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा दोस्तों, राइट। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड टर्मिनल या फिर स्क्रैप वैल्यू भी इसको कहा जाता है। यानी रद्दी के भाव में जो बिका ना, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू यानी क्या, वही जब रद्दी के भाव में वो बिका, अब इसका कोई यूजलेस हो चुका है ना, किसी काम का नहीं है, कंप्यूटर को मैंने यूज कर करके घिस घिस करके पूरा उसकी जान ही निकाल दी है, तो अब वो कोई मार्केट में तो वो कोई मतलब इंसान तो उसको खरीदेगा नहीं, वही ये जाएगा हमारा भंगार में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो इसका प्राइस मिलेगा, समझ आ रहा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, स्क्रैप कहते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू क्या है, तो इट इज द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट्स एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ, यानी जब इसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाती है तो उस टाइम पे जब हम गुड्स को बेचते हैं, राइट, तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, रियलाइजेबल वैल्यू या फिर हम स्क्रैप वैल्यू भी इसको कह सकते हैं। समझ आया कि नहीं आप सभी लोगों को, ठीक है। देखो जब कोई भी असेट्स खरीदता है ना, मतलब जैसे आप भी कोई असेट खरीद रहे हो तो हम पहले से डिसाइड करके चलते हैं कि ये जो असेट्स है, अच्छा इसकी इकोनॉमिक लाइफ अगर 10 साल है तो 10 साल के बाद ये जो मेरे पास असेट्स है ना, ये इतने में मतलब इसका इतना स्क्रैप वैल्यू होगा, पहले से वो लोग मान करके चलते हैं, डिसाइड करके चलते हैं, ठीक है। और तब जाके यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है वो सब किया जाता है। तो स्क्रैप वैल्यू को भी कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है जब आप कैलकुलेट करते हो दोस्तों डेप्रिसिएशन तब, ठीक है, समझ आया। तो ये थे 3 फैक्टर्स, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब एक बार ना हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं एकदम आसान से शब्दों में, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या था दोस्तों, कॉस्ट ऑफ असेट्स। मैंने आपको क्या बताया, खरीदने से लेकर के इसको यूज तक बनाने में आप जितना भी बीच में खर्चा कर रहे हो, सारे के सारे ये कॉस्ट ऑफ असेट्स में जुड़ जाएंगे, ठीक है। एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स, ये क्या होता है, तो वो जो असेट्स है वो आपको मतलब वो आपको कब तक यूजफुल सर्विसेज दे पाएगा, दैट इज योर एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स। थर्ड पॉइंट इज एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू, इसको आप क्या कह सकते हैं बच्चे, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। यानी रद्दी के भाव में जब इसका इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाएगा ना तो ये कितने में बिकेगा, दैट इज योर स्क्रैप वैल्यू। ओके, क्लियर हुआ। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, आई होप समझ में आ गया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, यहाँ पर भी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सच में वीडियो यूजफुल लग रहे हैं तो फॉलो कर लो। और ये हमारी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। टेलीग्राम चैनल की आईडी ये रही, ठीक है। तो चलो बच्चे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को नमस्ते।